मैंने अपना एम बनाया कि मुझे ऑक्सफोर्ड से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स करना है। मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी, क्या कर सकता हूँ मैं, जिससे मेरे वहाँ एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएँगे। मैंने अपने इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। हम सोचते हैं कि हम बेहतर मार्क्स ले आएँगे अपने 12th में, अपने ग्रेजुएशन में और हमें जहाँ एडमिशन चाहिए वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑक्सफोर्ड ने मेरा हाय, मेरा नाम सिद्धांत सारंग है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से आता हूँ और मैं क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मुजफ्फरपुर ज़िले से 2008 में। मेरे पिताजी उस समय पत्रकार और साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। कोशी को बिहार का सौरो कहा जाता है। उस समय 2008 में कोशी की सबसे खतरनाक बाढ़ बिहार में आई थी और मेरे पिताजी ने एक टीम बनाई थी जो कि कोसी की बाढ़ में जो लोग त्रस्त हो गए थे, वहाँ पर जाकर के उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करेगी, उन लोगों को राहत कार्य का काम करेगी। तो मेरी मम्मी भी उनके साथ थी, पूरी टीम जा रही थी सहरसा। घर पे मैं एक अकेला बच गया था, तो मैंने ज़िद की कि मुझे भी लेकर के चलें। एक बच्चे के जैसे मुझे ये नहीं मालूम था कि एक बाढ़ की क्या सीरियसनेस होती है। मैंने बस फ़ोटोज़ में नाव देखे थे, झील नदियाँ देखी थी। इसलिए मुझे मन था कि मैं नाव देखूँ कि नाव होते कैसे हैं, पानी में चलते कैसे हैं, मैं उसमें बैठूँ। इसलिए मैंने ज़िद की कि मैं भी सहरसा जाना चाहता हूँ। ख़ैर वो लोग मुझे लेकर के गए और सहरसा के कैंप में हम रुके थे। कैंप में मैं रुका था लेकिन मुझे लेकर के कहीं जाया नहीं जाता था क्योंकि खतरनाक था एक बाढ़ के इलाके में जाना। तो मैं उस समय 8 साल का था और उस कैंप में बहुत सारी टीमें देश-विदेश से आई थी। तो मैं बच्चा था तो मुझसे बहुत लोग खेलते थे, मैं हर कमरे में जाता था, उनसे बात करता था, मैं सुनता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद मैंने ज़िद की कि मुझे भी नाव पर लेके जाया जाए। उसमें से एक टीम ने मुझे नाव पर लेकर के गए। जब मैंने पहली बार देखा कि लोग मर रहे थे पानी की वजह से और वापस मेरे घर मुजफ्फरपुर में जहाँ पानी की कमी से लोग मर जाते हैं, उसी बिहार के एक इलाके में पानी इतना ज़्यादा हो गया कि पानी के ज़्यादा हो जाने से लोग की मौत हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये चीज़ क्या है? मैंने कोशिश की इसे जानने की, लोगों को उससे सुनने की, समझने की, तो मुझे पता चला कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन नाम की कोई चीज़ आजकल दुनिया में हो रही है, जो उतनी फेमस नहीं थी। तो मैं सुनता था लोगों को वो क्या बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में क्या चल रहा है, अखबार में क्या चल रहा है। किस्मत से मेरे पिताजी जब पत्रकार थे तो मेरे घर पे हर दिन अखबार आया करता था और बिना अखबार पढ़े मेरा दिन नहीं गुजरता था। तो मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में आइडिया था। फिर मैंने इसको जानना सीखा, मैंने जाना ये क्या है। 1-2 महीने के बाद जब मैं वापस मुज़फ्फरपुर आया, तो हमारे साइंस में ये टॉपिक दोबारा रिपीट हुआ। तो फिर मैंने अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ, उस समय मैं क्लास 7th में था, मैंने एक ग्रुप बनाया नेचर लाइफलाइन करके और हमने सोचा कि एनवायरनमेंट पे हम कुछ काम करेंगे। लेकिन उस समय ना सोशल मीडिया हुआ करता था, ना फ़ोन सबके पास होता था। तो हम कुछ क्या कर सकते थे? बहुत लिमिट था हमारे पास, हम घर से निकल नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि हम कुछ पेंटिंग्स बनाएँगे, कुछ कविताएँ लिखेंगे। उस समय कविता लिखने का एक शौक था हम लोगों के अंदर और आर्टिकल्स लिखेंगे। क्योंकि घर पे शुरू से आर्टिकल लिखने का, पत्रकारिता का माहौल, सामाजिक कार्य का माहौल था। तो मुझे वहाँ से वो प्रेरणा मिली। हम सब ने बहुत मेहनत से कुछ आर्टिकल्स लिखे, कुछ पेंटिंग्स बनाई। लेकिन अब बात हुई कि मैगज़ीन पब्लिश कैसे करेंगे? ये बहुत महँगा काम है। तो उस समय एडोबी पेज मेकर करके एक सॉफ्टवेयर आया करता था। तो मैंने देखा था कुछ लोगों को उसको यूज़ करते हुए, बट मुझे नहीं मालूम था कि इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे तस्वीरें डालते हैं। बट कैसे भी करके मैंने कहीं-कहीं से देख के, सीख कर के, जब घर में लोग सो जाते थे मेरे घर में, तब मैं एडोबी पेज मेकर खोलकर थोड़ा बहुत करके देखता था कि ये कैसे हो सकता है। करीब 1-2 महीने के स्ट्रगल के बाद मैंने एक कवर पेज बनाया नेचर लाइफलाइन का, कुछ फ़ोटोज़ कहीं-कहीं से लेकर के और 4 पेज का A4 साइज़ पे ब्लैक एंड व्हाइट मैगज़ीन हमने पब्लिश किया। मैं जिस स्कूल में उस समय पढ़ता था, उसके डायरेक्टर यूएस में रहते थे। वो आईआईटीएन थे और वो स्कूल विज़िट पे आए थे। तो मैंने उन्हें दिखाया और उन्हें वो आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि स्कूल इस प्रयास में हमारी मदद करेगा और हमें लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी। और वो वापस अमेरिका चले गए, लेकिन वो हमेशा टच में रहा करते थे। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ स्कूल मैनेज करते थे, उन्हें ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि इस स्कूल के सारे लोग आईआईटीएन हो जाएँ, वो आईआईटी में जाएँ, वो साइंस पढ़ें, वो आर्ट्स ना पढ़ें। उन्हें मुझसे थोड़ी व्यक्तिगत परेशानी हो गई कि मैं खुद सोशल वर्क में जा रहा हूँ और साथ-साथ मैं स्कूल के कुछ दोस्तों को भी सोशल वर्क में मैं लेके जा रहा हूँ। और बिहार में जब आप बात करते हैं कि सोशल वर्क में या क्लाइमेट चेंज में अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं। शायद ही कोई पेरेंट या कोई टीचर आपको सोशल वर्क में करियर बनाने की इजाज़त देंगे। बहुत कठिन था मेरे लिए क्योंकि घर पे भी ऐसा कहा जाता था कि शौक के लिए करो, लेकिन इससे पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसमें करियर बनाने की सोचना भी मत। क्योंकि घर में लोग पहले से सामाजिक कार्य में थे, उन्हें पता था कि इसमें करियर नहीं है,
इसमें सिर्फ समय जाता है, अपने पॉकेट से पैसा भी जाता है और पैसा आता नहीं है और पैसे आने के लिए आपको फर्जी काम करने पड़ेंगे, जो कि कतई मंजूर नहीं था। उसके बाद मुझे स्कूल में जो यहाँ मैनेज कर रहे थे मुज़फ़्फ़रपुर में, उन्होंने मुझे पर्सनली बुली करना शुरू कर दिया। वो मुझे क्लास में ऐसे ही पॉइंट आउट करके मेरे बारे में कहते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो और बेकार काम में लगे रहते हो, दूसरों का भी वक़्त बर्बाद करते हो। ये सिलसिला करीब महीनों चला और मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे स्कूल छोड़ने की नौबत तक आ गई। मैंने इस बारे में अपने घर में अपने माता-पिता से बात की और संयोग से मेरे माता-पिता ने मेरे इस डिसीज़न में मेरा सपोर्ट किया और मेरा नाम उस स्कूल से हटा करके दूसरे स्कूल में लिखवा दिया गया। लेकिन उस वक़्त ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था, तो जो मेरे ग्रुप स्कूल में थे, उससे मैं छूट गया था। तो अब ये बात आई कि ये काम जारी कैसे रहेगा? लेकिन थोड़ा बहुत फ़ेसबुक उस समय तक आ गया था और साइबर कैफ़े में ₹15 देकर आप 1 घंटा सोशल मीडिया यूज़ कर सकते थे। तो हमने सोचा कि फ़ेसबुक पे ग्रुप बनाएँगे और हम जो भी लिखेंगे उस पे शेयर करेंगे। यही बेहतर हो सकता था फ़िलहाल। लेकिन फिर जब हम स्कूल से हटे तो ग्रुप टूट गया, लोग अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए, तो वो काम ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया। लेकिन ये व्यक्तिगत मेरी मुहिम थी जो जारी रही, मैंने पढ़ना-लिखना जारी रखा। मैंने अपने ज़िंदगी का पहला आर्टिकल 2015 में लिखा, जो कि इंडिया वाटर पोर्टल ने छापा। बिहार में कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से और बिहार में कई ऐसे झील हैं, जहाँ वो आकर शरण लेती हैं। लेकिन ऐसे झील कई वर्षों से खराब हो गए थे, वो सूख गए थे और इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं था। इस विषय पे मैंने आर्टिकल लिखा और वो इंडिया वाटर पोर्टल ने छापा। तो जब ये आर्टिकल आया और लोगों ने पढ़ा, उन्होंने फीडबैक दिया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये एक ऐसा काम है जो मैं अकेले कर सकता हूँ, मुझे किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं अपने साथ-साथ और कई लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि हमारे आस-पास पर्यावरण में क्या हो रहा है। और पर्यावरण के विषय पर आर्टिकल्स आना, न्यूज़ आना बहुत कम होता है, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता है और टीआरपी की दुनिया में उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, जो ज़्यादा लोग देखना और सुनना चाहते हैं। तो ये सिलसिला मेरा जारी रहा। मैं सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस का काम करते रहा। कई लोग मिले जो मेरे जैसा सोचते थे। मैंने ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाया, ट्विटर पे लिखता था, ट्विटर पे लोगों के व्यूज़ पढ़ता था। उसके बाद 12th जैसे ही मैंने पास किया, मुझे एक न्यूज़ आई कि मेरा सिलेक्शन डायना अवार्ड के लिए हो गया है। डायना अवार्ड इंग्लैंड में दिया जाने वाला अवार्ड है, प्रिंसेस डायना की याद में उनके 2 बेटे प्रिंस हैरी और प्रिंस चार्ल्स देते हैं। डायना अवार्ड मिलना मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद मेरी दुनिया पलट गई और जो मैं करना चाहता था, उसमें बहुत सारे सहयोगी आ गए। 1 जुलाई 2019 को ये अनाउंसमेंट हुई कि मुझे डायना अवार्ड मिलने वाला है। फिर प्रेस और सोशल मीडिया से लोगों की बधाइयों का तांता लग गया, लोग मुझे जानने लगे, मुझे पहचानने लगे। जो एक डर मेरे माता-पिता का था कि सामाजिक कार्य में बहुत प्रॉब्लम है और इसमें हम करियर नहीं बना सकते हैं, वो डर थोड़ा कम हुआ, जब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, पूछने लगे। मेरा एडमिशन उसी समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ। मैं एक ऐसे गाँव से आता हूँ जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो दूर, लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है। मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ, पूरे खानदान में, जो बिहार से बाहर जाकर के कहीं पढ़ा और टायर 1 यूनिवर्सिटी होना तो बहुत दूर की बात है। मेरा उसी महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हुआ, डायना अवार्ड भी मिला। इसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया। मैं पहली बार अपने घर से दूर दिल्ली गया। वो ट्रेन की जर्नी मुझे आज भी याद है। मैं बहुत चीज़ सोच कर जा रहा था कि अब आगे क्या करना है। अगर मैं अपने गाँव, अपने परिवार से दूर आया हूँ, दिल्ली आया हूँ, मेरा इतना नाम हुआ है, तो मेरे कंधों पे एक ऐसी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग मेरी तरफ प्रेरणा के तौर पे देखते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता। मैं यहाँ से खाली हाथ तो कभी नहीं जाऊँगा। एक दिन में करीब बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो मेरा नाम एक ऐसा नाम क्यों बने, कैसे बने कि लोग मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखें? यही मेरा प्रण था उस ट्रेन से उतरने के बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा और इसी के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सितंबर में मुझे एक ईमेल आया क्वींस कॉमनवेल्थ ट्रस्ट स्कॉलरशिप की तरफ से कि मेरा चयन वन यंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एनवायरनमेंट चेंजेस पर इंडिया का पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। वन यंग वर्ल्ड हर साल दुनिया के अलग-अलग देशों में एक ऐसा कॉन्फ्रेंस होता है जो यंग लीडर्स को इनवाइट करता है, जो अपने देश में प्रेरणादायक काम कर रहे हैं सामाजिक कल्याण के लिए। इस ट्रिप में मुझे क्वींस कॉमनवेल्थ ट्रस्ट स्कॉलरशिप की तरफ से फ्लाइट की टिकट्स, वीज़ा और सारी चीज़ें कवर की गई थी। मैंने आज के पहले ज़िंदगी में कभी फ्लाइट की यात्रा नहीं की थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं जहाज़ पे ट्रैवल कर सकता हूँ और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मेरी पहली हवाई यात्रा सीधे इंग्लैंड की हुई और जिसमें कि मुझे कुछ भी नहीं देना था और मुझे पूरी इज़्ज़त के साथ वहाँ बुलाया गया। सुबह-सुबह मैं लंदन पहुँचा, वहाँ लैंड करने के बाद मैं ऐसे-ऐसे लोगों से मिला जिनके बारे में मैं बस पढ़ा करता था, मैं जानता था उन्हें, बस मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में कभी उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा। दुनिया के करीब 250 देशों से युवा लीडर्स आए थे जो अपने देश में बेहतरीन काम कर रहे थे
और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी उम्र उस समय 18 साल थी और उस कॉन्फ्रेंस में आने वाला मैं सबसे यंगेस्ट पर्सन था। तो सब मुझे बहुत प्यार से बात करते थे और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने मेरे काम के बारे में जाना तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिली। वो करीब 7 दिन का कॉन्फ्रेंस मुझे मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। वहाँ से वापस आया फिर मैंने सोचा कि अब क्लाइमेट चेंज के लिए मुझे पूरी ज़िंदगी लगानी है और मैं उस काम के लिए लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये काम और बेहतरी से कैसे किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब एनजीओ में फंड की मारामारी होती है और फर्जी काम होते हैं, इस बीच में अगर मुझे सीरियस काम करना है, मुझे एक्चुअल में चेंज लाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर मैंने कुछ तरीके खोजे, उसके बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दुनिया में बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी के कोर्सेज़ पढ़ाती हैं और हमें किसी व्यवस्था में अगर परिवर्तन लाना है तो उनकी पॉलिसीज़ में बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी एनजीओ बना लें या सोशल वर्क कर लें, वो एक्चुअल चेंज जो है पावर से आता है और वो पावर पॉलिसी बदलते हैं और उस पॉलिसी को बदलने के लिए ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने अपना एम बनाया कि मुझे ऑक्सफोर्ड से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स करना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, मुझे वहीं से करना है, ये मेरा प्रण था। मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। 2019 में मैं फर्स्ट ईयर में था अपनी यूनिवर्सिटी में। मैंने उसी समय से इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया कि क्या कर सकता हूँ मैं, जिससे मेरे वहाँ एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएँगे। मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया, क्योंकि अगर बिहार के आप मुज़फ्फरपुर ज़िले से आते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये बहुत कठिन काम है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता है कि किन माध्यम पे एडमिशन होता है। हम ये सोचते हैं कि हम बेहतर मार्क्स ले आएँगे अपने 12th में, अपने ग्रेजुएशन में और हमें जहाँ एडमिशन चाहिए वहाँ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जब मुझे चीज़ें पता चली, मैं अपने स्कूल टीचर्स से, अपने प्रोफ़ेसर से इनकी जानकारी ली, इंटरनेट के माध्यम से कुछ सर्च किया। जो लोग वहाँ जाके आ चुके थे, मैंने उन्हें मैसेजेस करने शुरू किए और इसकी तैयारी में जुट गया। 2020 में मैंने अप्लाई किया 4 जगहों के लिए, जिसमें लीड्स यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन पब्लिक पॉलिसी में हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑक्सफोर्ड ने मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि सीट सिर्फ 25 हैं और एप्लीकेशन करीब 500 आए हैं। आपका प्रोफाइल अच्छा है बट फिर भी हम आपको नहीं ले सकते, क्योंकि आपसे बेहतरीन प्रोफाइल्स हमारे पास है। जिस दिन मुझे मेल आया उस दिन मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं उस दिन बहुत रोया। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं अगर एक कदम पीछे ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। मैं उतनी फुर्ती से और उतनी ताकत से ये 2 कदम लूँगा एक साथ, जैसे शेर अगर एक कदम पीछे करता है तो दुगनी छलांग लगाता है। मैं उसकी तैयारी में अभी जुटा हूँ। मैं पब्लिक पॉलिसी में ऑक्सफोर्ड से कोर्स करना चाहता हूँ और भारत को एक ऐसे पटल पे देखना चाहता हूँ, जहाँ भारत दुनिया को लीड करेगा क्लाइमेट चेंज से निवारण के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ के यूथ कुछ अलग हैं। मुझे उनके साथ बात करने में शुरू के महीने में दिक्कत आई कि मैं इनसे कैसे बात कर सकता हूँ। जो बातें हम अपने शहर में करते हैं, वो बात यहाँ होती ही नहीं है। यहाँ पे देश दुनिया की बातें होती हैं। यहाँ की चाय की टपरी पे अगर कोई बैठता है तो वहाँ पे यूक्रेन युद्ध की बात होती है, ना कि ये बात होती है कि आज हमें किस मॉल में घूमने जाना है। तो मुझे 1 महीने बहुत दिक्कत हुई उनसे तालमेल बिठाने में, लेकिन मैं धीरे-धीरे जल्दी सीख गया। बट जब मैं वापस अपने शहर आता हूँ तो मुझे यहाँ के युवाओं को देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ कर रह गए हैं। हम बड़ा गोल सेट ही नहीं कर पाते, हम बड़ा लक्ष्य नहीं रखते हैं। हमें यूपीएससी और आईएएस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो पूरा करें, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दायरों को बहुत ही मल्टी डायमेंशनल करना होगा। हमें बहुत बड़ा सोचना होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, एक आध सिर्फ नहीं है। तो यूथ से मेरा यही मैसेज है कि पहले आप अपने आस-पास के बारे में पढ़ें, जानकारी लें और जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठें तो डिस्कस करें जो आज देश दुनिया में चल रहा है। अगर आप मुजफ्फरपुर से जुड़ी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जोश टॉक मुजफ्फरपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।